हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है कथाकार प्रेमचंद। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स बीए भाग 2 के अंतर्गत कथाकार प्रेमचंद की 2 रचनाओं को पाठ्यक्रम में लगाया गया है, जिसमें कहानी के रूप में पूस की रात और उपन्यास के रूप में कर्मभूमि। इसी तरह से दुर्ग विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर में कहानी के रूप में कफन और उपन्यास के रूप में गबन पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कथाकार प्रेमचंद को समझने के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कथाकार प्रेमचंद मैंने विषय इसलिए चुना है कि कथा में 2 विधाएं शामिल की जाती हैं, कहानी और उपन्यास। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है कि कथा के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं शामिल होती हैं। तो कथाकार प्रेमचंद, वैसे तो प्रेमचंद से हमारा परिचय 4वीं-5वीं क्लास से ही होने लगता है। उनकी कहानियों के माध्यम से ईदगाह, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, 2 बैलों की कथा जैसी कहानियों से परिचय होने लगता है और प्रत्येक आगे की कक्षाओं में प्रेमचंद से किसी न किसी रचना के माध्यम से साक्षात्कार होता रहता है। स्नातक की कक्षाओं में और स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्रवेश पाने के बाद कहानियों के साथ साथ उनके उपन्यासों से भी परिचय प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से सभी विश्वविद्यालयों में कुछ न कुछ उपन्यास लगे रहते हैं, जिसमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जो पाठ्यक्रम में अक्सर लगाए पाए जाते हैं। तो आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से 2 कहानियों, पूस की रात और कफन, और 2 उपन्यासों, कर्मभूमि और गबन पर बात करूंगा। देखा जाए तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और निधन 1936 में। तो प्रेमचंद का जो जीवन काल है लगभग 56 वर्षों का है। इन 56 वर्षों में प्रेमचंद ने लगभग 36 साल तक साहित्य लेखन किया। प्रेमचंद का जो साहित्य लेखन है विविध विधाओं में जारी था, लेकिन कहानी और उपन्यास के माध्यम से उन्होंने अपने को प्रतिस्थापित किया। इसीलिए उनके जीवन काल में ही उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दे दी गई। प्रेमचंद इन 36 सालों में कुल 15 उपन्यास और लगभग 300 कहानियों को लिखा। 15 उपन्यासों में प्रमुख उपन्यासों का अगर नाम लें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि और गोदान। इनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र था, जो अपूर्ण माना जाता है। कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की 300 कहानियों का संपादन मानसरोवर नाम की पुस्तक में हुआ। यह 8 खंडों में विभाजित है और इसके अलावा कई प्रकाशकों ने प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियों का संकलन किया हुआ है। राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन हैं जिन्होंने अपने हिसाब से चुनिंदा कहानियों का संपादन किया हुआ है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने खुद मंजूषा नाम से उनकी श्रेष्ठ कहानियों का संपादन किया हुआ है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान पर मैंने बात कर लिया, कहानी और उपन्यास पर। इसके अलावा प्रेमचंद ने नाटक भी लिखा, आलोचना, समीक्षा, संपादन बहुत पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने किया, फिल्म में भी काम किया
और प्रेस भी चलाया। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारतीय साहित्य में अगर देखा जाए तो तुलसीदास के बाद प्रेमचंद पूरे भारतीय जनमानस में गहरी पैठ बना चुके थे। यहाँ तक कि दुनिया में उन्होंने हिंदी का प्रतिनिधित्व किया एक साहित्यकार के रूप में। मैंने जो आपके पाठ्यक्रम में जो 2 कहानियाँ और 2 उपन्यास लगे हुए हैं, दोनों विश्वविद्यालयों का मैंने बताया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पूस की रात और कर्मभूमि उपन्यास लगा है। पूस की रात पर बात करें तो इसका प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में हुआ था और कहानी का अध्ययन करते समय इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला कालखंड जो है, इसमें यह कहानी मुख्यतः किसान जीवन पर आधारित है। किसान हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और एक उसका कुत्ता है जबरा, और एक महाजन का नाम आता है सहना। तो इन पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है कि हल्कू ने महाजन से ऋण लिया है, उसको अदा करना है, कर्ज चुकाना है। उसी के संबंध में अपनी पत्नी से बात करता है और बोलता है कि आज सहना आएगा, उसे कर्ज चुकाना है। और इसी में पति पत्नी के बीच में संवाद से कहानी आगे बढ़ती है। पत्नी जवाब देती है कि वह कर्ज नहीं चुकाएगी। पूस की रात है तो ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसे कंबल की ज़रूरत है, लेकिन कर्ज के कारण हल्कू कंबल नहीं खरीद पाता है, वह चुकाने की कोशिश में रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। दूसरा खंड में किसान है तो वह अपने खेत की निगरानी के लिए खेत में जाता है रात में सोने के लिए। पशु इत्यादि उसके खेत को नुकसान न पहुंचाएं तो वो सोने के लिए प्रतिदिन जाता है। इस बार वो जबरा के साथ खेत में जाता है और वहाँ पर उसे ठंड लगने लगती है और आपस में दोनों संवाद भी करते हैं। उसको आप कहानी में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। फिर ठंडी से बचने के लिए बहुत तमाम सारे उपाय करते हैं, अलाव इत्यादि जलाते हैं और गर्मी पाने की वजह से हल्कू को नींद आ जाती है। तीसरा खंड में है कि सुबह होती है और पशु उसके खेत को नुकसान कर देते हैं। गन्ने का खेत रहता है, उसको नुकसान कर देते हैं। मुनिया आती है और हल्कू से पूरी बात बताती है कि इतनी सूरज ऊपर चढ़ाया है और तुम अभी तक सोए हुए हो। फिर वह बोलता है कि अब खेती की निगरानी के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, छुट्टी हुई। अब किसान किस तरह से मजदूर बनने की तरफ बढ़ चुका है, इस कहानी में प्रेमचंद दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह मुख्यतः किसान जीवन पर आधारित कहानी है। इसके अगर आप शैली, कहानी लेखन, कला की दृष्टि से देखेंगे तो प्रेमचंद ने काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए इसको समझाने की कोशिश की है। वैसे उनके पूरे साहित्य में सरल भाषा ही प्रयुक्त होती रहती है। कर्मभूमि उपन्यास पर बात करें, इसके पहले मैं कफन पर थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी कफन है, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था और यह उनकी आखिरी कहानी मानी जाती है। और प्रेमचंद की यह सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानी भी रही है। यह मुख्यतः दलित जीवन पर आधारित कहानी है। इसके जो मुख्य पात्र हैं घीसू, माधव और बुधिया, इसे भी 2-3 खंडों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला खंड ये है कि घीसू माधव एक झोपड़े के सामने बैठे हुए हैं, अलाव में आलू भून रहे हैं और उसे भूनने के बाद खाने की फिराक में है और घर में उनकी जो बहू है बुधिया, वह प्रसव पीड़ा से ग्रस्त है और पछाड़ खा खा के रो रही है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रेमचंद दूसरे खंड में उस संवेदनहीन समाज के तरफ संकेत करते हैं कि जब बुधिया पछाड़ खाकर चिल्ला रही थी तो कोई उसके पास नहीं आया और जैसे ही उसका निधन हो जाता है सुबह में, तो जमींदार के साथ साथ कुछ आसपास के लोग भी आते हैं और कफन देने के लिए चंदा
खरीदने के लिए चंदा देते हैं, 5 रुपये इकट्ठा करते हैं घिसू माधव। तो और फिर तीसरे खंड में उस 5 रुपये को लेकर वे बाजार में कफन खरीदने जाते हैं और वहाँ पर अपनी भूख को मिटाने के लिए अच्छा खाद्य भोजन मंगाते हैं और खाते हैं और अपने अतीत को याद करते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने किसान मजदूर की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में भी बताने की कोशिश की है और भारतीय सभ्यता संस्कृति कफन पर उन्होंने एक चोट किया हुआ है, व्यंग किया हुआ है कि जीते जी किसी व्यक्ति को खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, लेकिन संस्कृति के नाम पर उसे कफन इत्यादि देने की कोशिश उस समय का समाज करता है। कुछ परिस्थितियों वश जो घिसू माधव हैं वे मजदूरी करने में थोड़ा कामचोरी और निकम्मापन भी दिखाते हैं। वह तत्कालीन समाज की देन है क्योंकि उनके काम का कोई मोल नहीं समझता है। और चौथा जो पार्ट उसमें है कि खाना खाने के बाद वे दार्शनिक अंदाज में बहुत सारी बातें करते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो मुख्य रूप से यह कहानी दलित जीवन पर है, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर एक व्यंग है, भूख की कहानी है। ठीक है, इसमें कहानी को लेकर दलित आलोचकों ने कुछ सवाल उठाए हैं, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहानी में एक जगह चमार शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि यह केवल चमार समाज में ही ऐसा नहीं है बल्कि और भी समाजों में है। उन्होंने अनुभूति की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया है। स्वानुभूति सहानुभूति जो दलित साहित्य की प्रमुख के प्रतिमान है उसको लेकर इस कहानी का मूल्यांकन करने की कोशिश की है। वहीं एक और दलित चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ने इस कहानी में जो बुधिया के पेट में बच्चा है जिसके प्रसव पीड़ा के कारण वह परेशान है, छटपटा रही थी, धर्मवीर का मानना है कि वह माधव का बेटा न होकर जमींदार का बेटा था। इसको लेकर भी काफ़ी इस कहानी को चर्चा मिली और इस पर लोगों ने विचार किया। मुख्य रूप से प्रेमचंद ने 1936 की जो स्थिति थी और कफन में जो मैंने बताया कि प्रतीकात्मक रूप से इस कहानी को लिखने की कोशिश वे करते हैं। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी। गबन उपन्यास की बात करें तो गबन उपन्यास सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था और इसके जो मुख्य पात्र हैं जालपा, रमानाथ, दीनदयाल, दयानाथ और मानकी, ये मध्य वर्ग की पर आधारित कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद नारी की जो आभूषण प्रियता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। उस आभूषण प्रियता के कारण जो पति है उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसका भी चित्रण करते हैं और मध्यवर्गीय परिवार और समाज का जो रिश्ता है उसका भी रेखांकन करने की कोशिश करते हैं। अंत में इसे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़ देते हैं। तो ये सारांश में गबन का था। कर्मभूमि उपन्यास 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह मुख्य रूप से राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास पर गांधी जी का प्रभाव है और प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित होकर एक गांधी जी का उस समय नारा था सत्य, अहिंसा और शांति से जेल भरो ताकि अंग्रेज परेशान हो जाएं और देश छोड़कर वापस चले जाएं। तो कर्मभूमि की जो मुख्य कहानी है यही है और पूरा कर्मभूमि का अध्ययन अच्छे से करना होगा। बहुत सारे पॉइंट्स और उभर कर सामने आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ था उन पर विचार किया। प्रेमचंद का जो समय था वह स्वाधीनता आंदोलन का समय था। उस समय बहुत सारी रचनाएं उन्होंने देशभक्ति परक रचनाएं भी की। मुख्य रूप से उनके साहित्य को आप देखेंगे, खासतौर से कथा साहित्य को देखेंगे तो किसान जीवन की समस्या, दलित जीवन की समस्या, महिलाओं की समस्या, भाषा की समस्या को लेकर उन्होंने बहुत सारे कहानियां और उपन्यास लिखे हुए हैं।
प्रेमचंद के थोड़ा सा साहित्यिक जीवन के बाद मैं उनके जीवन और संघर्ष के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं उनके कथा साहित्य में उनके जो जीवन का संघर्ष है वो भी दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया था, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लमही नामक गांव में हुआ था। लमही वर्तमान समय में प्रेमचंद के कारण ही डिजिटल गांव के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। तो वहाँ पर हुआ था। प्रेमचंद के पिताजी का नाम अजायब लाल मुंशी था, माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद अपने परिवार में 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था, तो काफ़ी इनके परिवार में खुशी थी और खुशी के मारे इनके पिताजी ने इनका नाम नवाब राय उपनाम रखा और पूरा नाम धनपत राय रखा। क्योंकि जो मध्यम परिवार होता है, किसान परिवार होता है, वो अपने बच्चों का नाम थोड़ा सा ऊंचे अर्थ वाला ही रखता है। तो नवाब राय और धनपत राय, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही प्रेमचंद 7 साल के हुए, इनकी माता का देहांत हो गया और 13-14 साल के होने के बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो पारिवारिक जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत ही कम समय में आ गई। जब बच्चों का समय खेलने कूदने का होता है तो प्रेमचंद के ऊपर परिवार के खर्च का वहन करने की जिम्मेदारी आ गई। तो इसके लिए वे ट्यूशन इत्यादि पढ़ाने जाते थे। वहीं पर एक तंबाकू बेचने वाले के लड़के से इनकी दोस्ती हुई और वहाँ पर इन्होंने उर्दू साहित्य के कुछ साहित्यकारों से इनका परिचय हुआ, जिसमें तिलिस्मे हुशरुबा और उमराव जान जैसी पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। और उसी समय ये उर्दू फारसी में अपना पढ़ाई लिखाई आगे कर रहे थे। 9वीं कक्षा में जब गए तभी इनकी शादी हो गई और 1898 ईस्वी में इन्होंने 10वीं परीक्षा पास की और एक छोटी सी इनको नौकरी भी मिल गई मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए। प्रेमचंद लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखे। उन जो साहित्यकार उर्दू साहित्यकारों को इन्होंने पढ़ा तो इनके दिमाग में एक कथा साहित्य लेखन का भाव जागृत हुआ और धीरे धीरे ये लिखने की कोशिश किए। इनके जीवन में मोड़ तब आता है 1905 ईस्वी में, जब कानपुर में दया नारायण निगम, जो कि उस समय जमाना पत्रिका के संपादक थे, उनसे मुलाकात हुई। प्रेमचंद उनसे मुलाकात करने के बाद बहुत अच्छे दोस्त हो गए और जमाना पत्रिका में लगातार अपना लेखन कार्य जारी रखा। कुछ दिनों तक अस्थायी संपादक के रूप में भी काम किया। 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने सोजे वतन नाम से एक कहानी संग्रह निकाला, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बैन कर दिया। क्योंकि वह स्वाधीनता आंदोलन का समय था, तो कुछ ऐसी देशभक्तिपरक कहानियाँ थीं जो कि क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रही थीं, जिससे कि अंग्रेजों को खतरा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे बैन कर दिया। 1907-8 के आसपास में ही प्रेमचंद ने अपनी दूसरी शादी की। एक बाल विधवा शिवरानी देवी थी, उनसे शादी उन्होंने किया। शिवरानी देवी भी साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली थी और बहुत ही हिम्मती महिला थी। उन्होंने आगे चलकर प्रेमचंद के जीवन पर एक किताब भी लिखी, प्रेमचंद घर में। इसी तरह से आगे अपनी पढ़ाई भी करते रहे। सन 1916 में उन्होंने सीटी की परीक्षा पास की। 1918 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उनके सर्टिफिकेट पर लिख भी दिया गया था कि नॉट क्वालिफाइड टू टीच मैथमेटिक्स। वो प्रेमचंद का जो गणित विषय था बहुत कमज़ोर था, उसको पढ़ाने योग्य नहीं थे। बीच में वे उपन्यास और कहानियाँ लिखते रहे। दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। अब तक उन्हें नवाब राय या धनपत राय के नाम से जाना जाता था। उन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया और उर्दू से हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। शुरू के जो उनकी कुछ रचनाएं हैं वे उर्दू में हैं, बाद की रचनाओं को उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये पहले उर्दू में लिखे गए थे, बाद में हिंदी में लिखे गए। प्रेमचंद 1921 में गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी नौकरी छोड़
उन्होंने छोड़ दिया। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जाहिर सी बात है कि उस समय का जो समय था गांधी से बहुत प्रभावित था। 1915 से लेकर 1947 तक का जो समय है उसे गांधी युग के रूप में भी जाना जाता है। और प्रेमचंद भी जब लेखन शुरू किए 1900 से लेकर 36 के बीच में, तो गांधी जी अपने चरम सीम पे थे प्रभावित करने वालों में। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर, मार्क्स, नेहरू, ये सब भी राजनेता थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया और प्रेमचंद को भी प्रभावित किया। तो गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने चरखे की दुकान खोली। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी भी चरखा का इस्तेमाल करते थे, तो प्रेमचंद भी चरखे की दुकान खोली, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। बीच में प्रेमचंद काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। आखिर में वे 1934 के आसपास में बम्बई जाने का निश्चय किया फिल्मों में काम करने के लिए। उन्होंने मजदूर फिल्म जो 1934 में रिलीज हुई थी उसकी पटकथा उन्होंने ही लिखी थी, लेकिन बाद में उन्हें बम्बई अच्छा नहीं लगा। वे 2 महीने का वेतन छोड़कर वापस बनारस आ गए और यहीं रहने लगे। इस बीच उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें जागरण, मर्यादा, हंस, माधुरी, कई पत्र पत्रिकाओं का, जिसमें कि हंस सर्वाधिक मशहूर रहा है। हंस पत्रिका का संपादन उन्होंने कन्हैया लाल मुंशी के साथ किया था। पहले तो प्रेमचंद था, लेकिन आप देखेंगे बाद में मुंशी प्रेमचंद नाम हो गया। तो मुंशी शब्द जो था वो कन्हैया लाल का था और प्रेमचंद तो थे ही। बाद में मुंशी प्रेमचंद एक रूढ़ अर्थ में प्रयोग होने लगा और लोग मुंशी प्रेमचंद को ही एक समझने लगे, जबकि इसमें 2 व्यक्ति हैं। प्रेमचंद ने पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ ही सरस्वती नाम का एक प्रेस भी खोला हुआ था, उससे पब्लिश करते थे अपनी रचनाओं को। और इनकी दोस्ती भी कई लोगों से हुई थी। इनके जो सबसे अच्छे दोस्त थे वे जैनेन्द्र थे। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो प्रथम अध्यक्षीय भाषण देने का अवसर प्रेमचंद को मिला। उन्होंने साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए इस पर बातचीत किया। उन्होंने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली एक मशाल के रूप में है। जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसे बचाने की कोशिश करेगा, उसे संभालने की कोशिश करेगा। प्रेमचंद जितना लिखने में माहिर थे